नमस्कार। अपनी जीवन शैली के जरिए किस तरह एक व्यक्ति और समाज के तौर पर हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर तपती धरती को हम किस तरह राहत पहुंचा सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में किए गए छोटे छोटे बदलाव किस तरह धरती पर हरियाली को संजोने में मददगार हो सकते हैं। हरा भरा जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, तो आप खुद एक प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, बहुत ग्रीन लाइफस्टाइल है। और आज जो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और जीवन शैली की, तो किस तरह जो हमारी प्रकृति से ज़रूरत है, भोजन, पानी और हवा की बात अगर सबसे पहले करें तो वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता है। और किस तरह एक व्यक्ति, एक समाज जब वायु प्रदूषण के लिए अपना योगदान कैसे उसे कम करने के लिए दे सकता है। देखिए, एक बात जो मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है आज, वो ये है कि हम आज से 40 साल पहले या 44 डेकेड्स का जो भी हमारा वायु स्तर रहा, प्राणवायु का स्तर रहा है, वो तब का और आज का वो तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए लोगों के बीच में बांटना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी आम लोगों के बीच में, आने वाली पीढ़ी के बीच में, वर्तमान के सबके बीच में ये जानकारियों का बहुत बड़ा अभाव है। क्योंकि अभी ब्रिटेन की एक स्टडी आई, ब्रिटेन ने पहली बार इस बात को स्वीकार लिया है कि उनके ही, ब्रिटेन कौन सा देश है जहां से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, और वही कोयला जिसके लिए वो दुनिया भर में घूमते रहे, वही कोयला उनकी आफत बन गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। वहाँ का अध्ययन ने बताया है कि एक खास जगह में जब ये अध्ययन किया गया तो 10 में से 1 को लंग कैंसर पाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने लोग जानते हैं। और जिस दिन ये समझ में आना शुरू होगा, मुझे लगता है लोग धीरे धीरे इस बात का महत्व समझते हुए अपनी प्राणवायु को के प्रति गंभीर होंगे। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बहुत इस बात के लिए अफसोस भी करता हूँ। मेरे ही बीच में मेरे पास आने वाले लोग जो बहुत नज़दीक से भी आते होंगे, वो हमेशा स्कूटर, मोटरसाइकिल इसको ही उपयोग करते हैं। 2 तरह की सीधे तत्काल वो अपने आप को संकट में डाल देते हैं, उस प्राणवायु का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा अपने शरीर का भी, क्योंकि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कोविड और कोरोना में वो जो लोग बड़े व्यायाम करते रहे, दौड़ते रहे, उनके लंग्स बड़े एक्सरसाइज करते थे। तो जो कोविड था वो लंग्स के डीपर बैठने की, जिन लोगों में बहुत एक्सरसाइज नहीं होती थी, वो डीपर बैठ के मल्टीप्लाई किया, उन्होंने उनको संकट में डाला। असल में प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हम इन विज्ञानी बातों को बांटते नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि जिस तरह की जीवन शैली आज आ चुकी है, उसके अनुसार तो तय है कि अगर हम ऐसे ही रहे तो हम बड़े संकटों में चले जाएंगे। जी, बल्कि डॉक्टर भी कहते हैं कि अब आधी बीमारियों का इलाज तो यह है कि आप पैदल चलें। पैदल चलने से आप स्वस्थ रहेंगे और प्रकृति स्वस्थ रहेगी। आप खुद भी साइकिल यात्राएं करते हैं बहुत ज़्यादा, तो साइकिल को अपनाएं। और ये भी कि अब हमें एक व्यवस्था के तौर पर अगर हम बात करें तो साइकिल चलाने लायक सड़कों की भी एक आवश्यकता महसूस होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 बार ये बड़ा प्रयत्न कर चुका हूं, बहुत युवाओं को लेकर सड़कों में उतरा साइकिल के साथ, और हमने कहा इस महानगर को लेकर के एक प्लान जो तैयार हो रहा है, उसमें साइकिल लेन कहाँ है। क्योंकि हम अब कैसे युवाओं को कह दें, छोटे बच्चों को कह दें साइकिल से आओ, साइकिल से जाओ। क्योंकि आप देखिए, जिस समय स्कूल का समय होता है तो इतना तमाशा होता है, सब पेरेंट्स अपनी गाड़ियों को लेके जाते हैं, वो जो कुछ भी होता है वो सबके सामने है। लेकिन हम अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपने विद्यार्थियों से, आने वाले बच्चों से या वर्तमान पीढ़ी से भी कहें साइकिल में चलो, उनका पहला सवाल होगा क्या साइकिल लेन है। जी, और अगर हम बात करें पानी की, और जो जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा मुश्किल जो दिख रहा है कि बारिश अब अनियमित हो गई है, रिमझिम बारिशों के दौर अब रहे नहीं, और जब भी आती तो बहुत तीव्रता के साथ आती है, बहुत नुकसान होता है। तो और जबकि वो बारिश का पानी बह भी जाता है। और वर्षा जल संचय पुराने समय में भी बहुत खूबसूरती से किया जाता था, मिट्टी वाली ज़मीन होती थी। तो वर्षा जल संचय में आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, वो किस तरह पानी को सहेज सकते हैं?
आज मुझे अच्छी तरह याद है कि हम छोटे थे, खेल के आते थे, किसी भी नलके में पानी पी लेते थे। तो पहले तो पानी की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी नलका अब पानी नहीं देता, क्योंकि अब उसमें हवा निकलती है। ये दूसरा बड़ा। तीसरी बात कि हम बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब पॉपुलेशन हमारी इतनी हो गई, लेकिन सत्य ये है कि जितनी वर्षा इस देश में होती है, बहुत कम देश हैं दुनिया में जो इनको संजोते हैं। और हमने अपनी पूरी व्यवस्था में दो बड़ी गलतियां की हैं। हमने परंपराओं को नकारा है, क्योंकि आप और मुझे एक बात समझ लेना चाहिए कि जितनी बड़ी व्यवस्था पानी की प्रकृति ने की है, परंपराओं के माध्यम से हमें पानी मिला। सभ्यता तो वहीं पनपी जहां पानी था। हमने उसका वो तो हिस्सा किनारे कर दिया और पानी को घुमाने लग गए देश दुनिया में, कभी पंप से, कभी जहां घर बनाया वहां ले गए। तो इसका ये हर्ष होना था। फिर भी मैं इसके बाद भी कहता हूं, इस देश की जनसंख्या कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर हम एक सही प्रबंधन के साथ करें, वो भी परंपराओं के साथ मेल जोल वाले, तो दूसरी बड़ी बात यह है कि हम पानी की अपनी आवश्यकताओं पर भी अंकुश लगाएं। मैं शहरी लोगों और मित्रों से ज्यादा कहना चाहता हूं कि पानी की जो खपत है, मेरी बगिया में पानी होना चाहिए। मोहल्ले में दूर किनारे पड़ा हुआ एक गरीब आदमी को पीने को पानी नहीं मिलता। दूसरी बड़ी बात कि हमारी जिस तरह की जीवन शैली है, उस जीवन शैली में हम पानी की इतनी ज़्यादा खपत कर रहे हैं कि आपको मैं एक मोटा सा आंकड़ा बता देता हूं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था 5000 लीटर पर क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति था। आज 1400-1500 में आ गया, और यही कहा गया 2050 में तो इसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब आपको पानी भी बिल्कुल लिमिट में खर्च करना पड़ेगा। केप टाउन है जी, केप टाउन में क्या हो रहा है? केप टाउन में अब राशनिंग हो गई है, वाटर स्टेशन है, पुलिस और मिलिट्री लगी है, आपको इतना पानी, उनको नहाने के लिए मना कर दिया गया है और 3-4 दिन में नहाइए। और ऐसी स्थिति आने से पहले समझ लेना चाहिए। वर्षा जल संचय से हम अपने हिस्से का पानी अपने लिए खुद ही जुटा सकते हैं। हर एक छत जी है हमारी, जिस छत को हम मात्र अपनी सुरक्षा का हिस्सा बनाते हैं, वो जल सुरक्षा का हिस्सा भी हो सकता है जी। या आप छत के पानी को अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, आप उसको अपने अन्य कार्यों के लिए भी लगा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि सरकारों को अब एक नए सिरे से कड़ापन लेना पड़ेगा। जब केप टाउन में सरकार सड़कों पे उतर सकती है बंदूक लेके और पानी के सवाल पर, तो हमको तो कम से कम ये कड़ापन तो आ ही सकता है। अपनी छत को के गिरे हुए पानी को आप संजोएं। और जबकि अगर हम बात करें उत्तराखंड में पहाड़ों में, तो अब परंपरागत तौर पे अब ये भी कहेंगे एक सामूहिक चेतना भी आई है कि लोग अब चाल खाल बना रहे हैं, लोग अब अपनी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए खुद अभियान चला रहे हैं। सरकार के प्रयास एक तरफ है और लोगों का जो सामुदायिक चेतना है वो एक तरफ है। तो वही हमको शहरों में भी लाने की और अपने नहरों पर, अपने तालाब और अपनी झील नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने की बात करनी होगी। समस्या ये है कि शहर में रहने वाले लोग पानी को दो ही तरह से जानते हैं। उनके ओवरहेड टैंक में कितना पानी है उसको जानते हैं, और पानी कहाँ से खींचना है टुल्लू पंप को। ये दो परिचय है उनके पास। उन्हें ये नहीं पता ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये कैसे बंधा है प्रकृति और आपके साथ, वो रास्तों का पता नहीं है। और यही कारण है कि जब तक हम पानी की वो चेतना हर घर हर व्यक्ति को नहीं देंगे कि पानी के मतलब क्या है, हम नहीं समझते। और यही कारण है बहुत सा पानी, कितने दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए, हम पानी को अब दो ही रूप में जानते हैं इसके अलावा, कि जब बाढ़ आती है तो पानी का नाम आता है, और जब सूखा होता है तो पानी का नाम आता है। और अब एक और भी तरीका आ चुका है जो अभी आपने जिक्र किया, जब पानी चाहिए नहीं मिलता। जब पानी नहीं चाहिए था, गेहूं की फसल खड़ी थी, पानी पड़ गया, उसे बर्बाद किया। और पानी जब चाहिए, जब अब पैडी की फसल लगेगी, धान की फसल लगेगी, तब पानी नहीं होगा। तो अब पानी के परिचय ये आ चुके हैं, और ये हमारा कुप्रबंधन है। इसी की बात करें तो यही हमारा भोजन के संकट की ओर भी ले जा रहा है। अनियमित जो बारिश है, जो जलवायु परिवर्तन का असर है, वो सीधे सीधे फसल पे पड़ रहा है। फसल के जो फूलों के खिलने की प्रक्रिया है वो सब कुछ बाधित हो रही है। तो अगर हम जीवन शैली की बात करें कि कैसे एक व्यक्ति खुद अपनी कुछ सब्जियां उगा सकता है, या इस तरह की एक चेतना हम सामूहिक तौर पर शहरी जीवन में या ग्रामीण जीवन में हम ऐसा करते ही हैं। तो अन्न के मामले में हम किस तरह, चाहे वो किचन गार्डन हो, एक जीवन शैली में बदलाव के जरिए हम अन्न के मामले में भी कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो सकते हैं अपने घरों से ही। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने जब देश की यात्रा की थी किसानी के लिए, मैंने कहा मैं किसी भी राज्य की पहली
क्षमताएं यह समझ के मानूंगा कि वो राज्य अपने आप अपने लिए कितना भोजन कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप पेट के ही सवाल राज्य पूरे ना करे तो दूसरे सवाल तो स्वयं खड़े होंगे। हमारा मानना है कि आपकी एक रणनीति होनी चाहिए कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, एडवांटेज है, आप वो पैदा करें जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो आपकी फिजियोलॉजी से भी मैच करता है। और आप जब वो पैदा करेंगे, आपकी आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, लेकिन पूरी इकोलॉजी आपके साथ होगी। आप जानती हैं 70% से ज़्यादा पानी इस देश में सिंचाई पे जाता है। मिलेट्स हमारी अपनी फसलें हैं, एग्रो इकोलॉजिकल फसलें हैं, हमारी परंपराओं से हमारा, और वो एग्रेसिव फार्मिंग भी नहीं उनको चाहिए, ना ज़्यादा पानी चाहिए। ये सब जोड़कर अगर हम सोचेंगे तो शायद हम अपनी खेती बाड़ी में को उस रास्ते पे ले जा पाएंगे जिसको कि कल आने वाले समय में हमें जाना ही पड़ेगा। पर अभी शुरुआत करेंगे तो अभी से बेहतर रहेगा। हाँ, मतलब कैसे हम आम लोगों की चेतना में भी इस बात को ला सकें कि अब वक्त आ गया है। जिस जलवायु परिवर्तन की जो हम बात करते हैं वो कभी आने वाला है नहीं, वो आ गया है और उसके लिए हमें आज ही एक कदम बढ़ाना होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है अब एक अच्छी धरती एक विरासत के तौर पर हम दे कर जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या बदलाव करें एक व्यक्ति के तौर पर? देखिए, मैं दो बातें पहले उससे कह दूँ आपको। मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हुआ है और इसमें ये सोचा गया कि ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1850 के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, उसका भय खाने लगा है अब, क्योंकि हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इसके नज़दीक। तो अभी जो अध्ययन आया उसके अनुसार ये कहा गया है कि 2010 में हम इसको पहुंच जाएंगे और नहीं पहुंचेंगे वो 10% चांसेस थे। 2020 आते आते ये 20% हो गया और 42% हो गया है। और अभी अभी जो अध्ययन आया है उसने कहा है कि 66% चांसेस हैं कि हम 1.5 पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम दुनिया हमारे हाथ से, जीवन हमारे हाथ से बाहर जाने वाला है। पानी के संकट अभी आपने कहा, क्योंकि इरेटिक रेन्स हैं जो इसलिए आएंगी क्योंकि पूरा आपका इकोसिस्टम जो कैस्पियन सीज से लेके पैसिफिक सीज के लेके जो हमारा अंटार्कटिका का प्रेशर है, ये सब बिगड़ गया है। मानसून हमारे हाथ में नहीं रहे, वो भी खो दिए। अब पानी पड़ेगा, फिर उमस आएगी, फिर पानी पड़ेगा, क्योंकि इस विज्ञान को समझना चाहिए। उमस आएगी, वो हवा ऊपर ले जाएगी, फ्लैश फ्लड्स आएंगे। तो अभी हमने तंत्र खराब कर दिया है। मैं फिर भी आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक और अध्ययन है, उसने कहा है दुनिया को सिर्फ मात्र अब 5% चांसेस बचे हैं कि हमारी वापसी के। और ये बड़ा भयानक आंकड़ा है कि जिस तरफ हम सब कुछ जा रहे हैं, और जिससे मुझे लगता है आपको, मुझको, या उन तमाम पर्यावरणविदों या प्रकृति के से जुड़े हुए लोगों को न सुनने की हमने जिद बना रखी है। तो प्रकृति तो किसी जिद को नहीं स्वीकारती है, वो ले जाएगी एक साथ सबको। और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार जब बारिश होती है तो पेड़ टूट रहे हैं या तूफान के शक्ल में आ रहे हैं। और जो गर्मी है, जब गर्मी होती है तो वो भी बिल्कुल तापमान जो है कभी सामान्य नहीं रहता, वो सामान्य से ऊपर तापमान जा रहा है, हम यही देखते हैं। तो अगर हम गर्मी की बात करें और हम अपने घरों की बात करें, जो हम कहते थे पहले के समय के घर ऐसे होते थे कि वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रखते थे आपको, तो अब वो घरों का डिज़ाइन कैसे अब बदले, अब इस पर भी बात शुरू होने लगी है। तो उन घरों को कैसे हम अपने बेहतर करें एक व्यक्ति के तौर पर? हम मैं ये समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा प्रयोग अपना भी है जो अब मैं बहुत सी जगह देखता हूँ। देखिए, अब हमने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बदल चुका, पहले पत्थर के होते थे, मिट्टी की होते थे, अब वो मटेरियल बदल चुका, क्योंकि अब है नहीं पत्थर। पहले मकान उसके ही बनते थे, अब ईंट आ गई और सीमेंट आ गया। देखिए, ऐसा है, अब उस परिवर्तन में मेरा एक दो राय है जिन्हें गंभीरता से लेना होगा। पहली बात कि आपकी छतें ऊंची हों जरा, एक, और छतों के ऊपर आप टिन का उपयोग करें और उसे ही वाटर हार्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वो टिन आपकी छत को सीधे तपने से रोकेगी। वही आपके पास विकल्प है। और उसी टिन को आप वर्षा के पानी से जोड़ दीजिए और उसका अंडरग्राउंड में पानी की टंकी, पानी उसमें चला जाएगा। क्योंकि एक बात स्वीकार लेनी चाहिए, ये जो नई पीढ़ी है, ये इसको हमने, इसका धैर्य खत्म कर दिया है। जरा गर्मी पड़ेगी या जरा गर्मी झेलनी पड़ेगी तो इन पर हाहाकार मच जाता है। कल्पना करिए, यही
जब आप 50 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो अब आप सोचिए क्या ये बहन कर पाएंगे? बिल्कुल। तो अभी तैयारी दो तरह की होनी चाहिए। एक, मुझे लगता है कि हम इस आने वाली पीढ़ी को एक्सपोजर दें, ये भाई अब ये झेलना हमारी गलतियां हैं, पर तुम्हें इसके लिए तैयार होना। क्यों होगा क्या कि हम अपनी सुविधाएं जुटाने में लगे, गैजेट चुनाने में, फिर और गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो फिर अंततः क्या होगा? जीवन शैली पर बदलाव की पहली आवश्यकता है खान पान, रहन सहन। और छत भी आपने कहा, वही छत जो हमको छाया भी देती है, उस छत में भी बदलाव की आवश्यकता है। ये तो आ चुका है समय। और अब ये भी एक समय आ गया है कि हम अपनी उसी छत पर अपने लिए स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है। रूफटॉप, सोलर रूफटॉप योजनाएं जो चल रही हैं कि आप अपने छत पर एक सोलर रूफटॉप, सोलर प्लेट्स लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और एक वो स्वच्छ बिजली होगी, हरित ऊर्जा होगी। तो वो भी एक अच्छा स्टेप होगा एक नागरिक के तौर पर, जो आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। निश्चित रूप से मेरा ठोस मानना है। इसके लिए तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि इंडिया ने बड़ी लीड ली। मुझे लगता है कि अगर अब ऊर्जा के नाम पर कहीं पे कोई रास्ता दिखता है, बड़ा रास्ता दिखता है, वो सौर ऊर्जा का ही है जी। और वो इसलिए है कि एक तो ऐसी ऊर्जा है जो बेकार जा रही है पानी की तरह, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। हाँ। तो हर छत को उसका उपयोग करना चाहिए, चाहे किसी के लिए भी करता रहे। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ये संभवतः ऐसा होना चाहिए कि जहां एक तरफ अपनी गर्मी बचाने के लिए आप ये करते हो, आप सौर ऊर्जा का उपयोग, उसी गर्मी का उपयोग आप बिल्कुल अपने ही अनुकूल, अपनी आवश्यकताओं के लिए करोगे, तो अभी एक रिसर्च की दृष्टिकोण से भी एक इंटीग्रेटेड काम होना चाहिए। वही छत ऊर्जा भी दे, वही छत छाया भी दे, वही पानी भी उसकी पॉसिबिलिटीज मैं समझता हूँ। मैं कुछ IIT से जुड़ा भी हूँ जी, तो ये बात कही गई है कि इसको इंटीग्रेट करिए जी। और कुछ लोग हैं भी, भले ही उनकी संख्या बहुत कम है, या आपका भी जो जगह है वहाँ पर भी सोलर ऊर्जा से आप अपनी रोशनी पैदा कर रहे हैं, वर्षा जल संचय से आप अपना पानी ले रहे हैं। मेरे लिए यही उपयोग है जी बिल्कुल। आप साइकिलों से या इलेक्ट्रिक वाहन अभी आ गए हैं, तो उनके ज़रिए आप अपने लिए ये जो डीजल, पेट्रोल या इस तरह की चीज़ों से बच रहे हैं। तो ये एक सारा एक सर्कल है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी धरती को भी बेहतर बना सकते हैं। और एक जो बहुत इन सब में जो एक और महत्वपूर्ण बात है पौधों की, जो उत्तराखंड में हम कहें को तो परंपरा के तौर पे था कि कभी बच्चे का जन्म होता था तो पौधे लगाते थे, या विवाह होता था, कोई शुभ अवसर होता था तो उसकी याद में हम पौधे लगाया करते थे। तो उस तरह की परंपराओं को अब और ज़्यादा अपनाने और गले लगाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये चलन आ चुका है जी। मैं बहुत से अवसरों में देख रहा हूँ कि छोटे मोटे आंदोलन, मैती आंदोलन है जी, इन लोगों ने शादी के समय पे ये किया। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं ही जहाँ रहता हूँ तो अब जीवन रहते रहते तो जो भी लगाए, लेकिन हमने एक और भी व्यवस्था रखी है कि जो आदमी कोई ऊपर जाता है उसका शव दाह होता है, उसकी जो राख है, हम उसके परिवार के लोगों से कहते हैं इसकी राख को मिट्टी में मिला के, ये इनको कौन सा वृक्ष पसंद था वो बताएं, उसमें लगा देते हैं ताकि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस उस वृक्ष में आएंगे, उसका पुनर्जन्म होगा ये रिबर्थ। क्योंकि वही तो शरीर बदलता है जो हम बार बार कहते हैं कि 84 लाख योनियां, वो इसीलिए कि मिट्टी में वापस जाएंगे, वो कुछ और बनेगा। तो हमने वो भी एक व्यवस्था की है और मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि जब हम रोमांटिक होते हुए ये बोलते हैं कि मैं अपने आंख दान कर दूंगा, दिल दान कर दूंगा, मरने के बाद ले जाएं, तो भाई ये भी और ये कह लिए कि मेरे शरीर को, और मेरे पास आते हैं दुनिया और देश के फोन, और अभी आप मेरे यहाँ आएंगे तो आप कई लोगों को देखेंगे जो चले गए लेकिन उनके परिवार के लोगों ने उनको जगह दे दी, अब वो उसी नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा आप भी लिखे अपनी तथाकथित वसीयत के, वो वसीयत जो आप अपने साथ तो नहीं ले जा सकते कि जो आपकी प्रॉपर्टी आपने इसको दे दी उसको दे दी, पर आप अपने नाम पर एक वृक्ष की कल्पना करिए। आपने जितना भोगा होगा उस वृक्ष के माध्यम से आप वापस प्रकृति को भी देंगे, समाज को भी देंगे। बिल्कुल ऐसे का भी समय है और ये कुछ है भी, हम तो प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन स्मृति वन के नाम से या कई तरह से ये सब चीजें चल रही हैं।
और सिटी फॉरेस्ट की बात भी अब बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि अब शहरों में क्योंकि वही है जो गर्म द्वीप बन गए हैं, शहरों की मुश्किलें गाँव से की तुलना में कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए अब सिटी फॉरेस्ट उगाइए। इसी तरह हमें अपने घर के आसपास भी थोड़ा जंगल, थोड़े पेड़ पौधे रखने चाहिए, तो जो चिड़िया है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब आपको मिलेंगे अपने आसपास। जी हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ ये प्रयोग हमने बड़ा गंभीरता से साधा है जी। हमने पूरे जंगल पनपा दिए, हम जीरो डिपेंडेंस में हैं, हमारा अपना पानी, अपनी नदी, अपनी हवा, सब कुछ है। और इतना ही नहीं, हमारे लिए नहीं है, आपको अच्छा लगेगा उसके बाद जब करीब 12-15 साल के बाद जो हमने प्रयोग किया था, जो हमारी नदी वापस आई वाटर होल्स बना के, वही नहीं हुआ, स्वयं जंगल भी बेहतर दर्जे के पड़े और आज वो सबका घर है। वहाँ पे लेपर्ड भी है, पोर्कोपाइन भी है, तो हिरन भी है, तो वाइल्ड बोर भी है, सब आ चुके, तितली भी है, तो पक्षी भी है, 115 स्पीसीज पक्षी की आ गई, सबका घर बन गया। अभी आज बड़ी शहरों के लिए तो ये बहुत बड़ी आज चुनौती है कि क्योंकि मैं मानता हूँ इस देश में, इस दुनिया में 70% ऊर्जा का उपयोग तो इस देश दुनिया में शहरी करते हैं और जिनको न पता है न उनका कोई कंट्रीब्यूशन है। नियम है प्रकृति का, द कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। और अब देख ले शहर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और गांव ने तो सब कुछ दे ही रखा है, उनके हिस्से में जबकि कुछ बचता नहीं है। पर अब अगर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति गंभीर होना है, ये सबका सवाल है कि जब किसी वृक्ष ने ये नहीं कहा कि ये हवा मैं इसको दे रहा हूँ, इसको नहीं दूंगा, तो एक मनुष्य होने के नाते हमें भी सोच लेना चाहिए कि क्या हमारा स्वभाव एक वृक्ष की तरह नहीं होना चाहिए, सबको दे और इसी को आगे बढ़ाएं। और वृक्ष क्या, वनों को लेकर के हमारी एक अलग तरह की चेतना आनी चाहिए और वो वन जो प्रकृति के साथ जुड़ाव रखते हो। बिल्कुल। और आप जो एक बात बहुत समय समय पर कहते रहे हैं कि जीडीपी के साथ हम जीईपी को, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह हम ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट करें, उसका आकलन करें एक राज्य के तौर पर। तो अगर एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार में जब आप अपनी आमदनी देखते हैं कि हमारी आमदनी 1 महीने में इतनी है, 1 साल में इतनी है, तो हम जिसको कार्बन क्रेडिट का टर्म दिया गया है कि हम ये देखें कि हमने 1 महीने में अपने लिए कितनी बिजली, कितना पानी, या हमने क्या कुछ, हमारा जो जीईपी हमारे परिवार की, हमारे बजट की, वो कैसे है, वो अगर आप बताएं दर्शकों को कि वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं सभी लोगों को इस बात के लिए गर्व भी करूंगा, उत्तराखंड पहला राज्य देश दुनिया में होगा जो जीईपी दे रहा है। इस 5 जून को संभवतः वो जीईपी सामने आ रही है, उसकी इक्वेशंस बन गई हैं और उस पर कार्य चल रहा है सरकारी स्तर पर भी हर रूप में। और हम पहली जीईपी देश दुनिया की देंगे, क्योंकि जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर है, लेकिन जीईपी इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर है। इसके 4 पिलर हैं कि इस साल कितना जंगल बढ़ाया या पिछले 5 सालों में जंगल कितना बढ़ाया, स्पीसीज कौन सी लगाई, आपने पानी कितना जोड़ा, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हर घर जोड़े, सरकार ने कौन से प्रयत्न किए, मैन मेड कितने स्ट्रक्चर थे जो पानी जोड़ा, क्वांटिफाई करिए, क्वालिटी ऑफ वाटर कितना आपने इंप्रूव किया, एयर क्वालिटी कितनी इंप्रूव की, कितने पीएम वैल्यू 2017 में थी, अब 22 में क्या आई, और ऐसे ही मिट्टी कितनी ऑर्गेनिक की, क्योंकि पूरी मिट्टी केमिकली इन्फेस्टेड है, तो कितना आपने बेहतर किया। इनको चारों को मिला के जीईपी सामने आ रही है। ये पहला दुनिया का ग्रोथ मेजर होगा। हम सब शायद, हमें भी, मतलब एक परिवार को भी ये देखना चाहिए कि उसने कितना अपने कंट्रीब्यूट किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया अपने लिए, जो पौधा या लगाया अगर आपने, या आपने अपनी सब्जियां उगाई, तो आपने भी कंट्रीब्यूट किया एक तरह से। मुझे लगता है कि जब जीईपी और पैनी होगी तो शायद हर घर की जिम्मेदारी भी होगी। मैं बार बार इस बात को तो कहता हूँ, प्रकृति और पर्यावरण सामूहिक जिम्मेदारी है, ये किसी सरकार की नहीं होती। लेकिन चलिए, एक शुरुआत है आने वाले समय में कि उसका देखिए कितना लाभ हम अपनी प्रकृति के संरक्षण में लगा सकेंगे, ये देखने का तो समय मतलब है। हम अपनी जीवन शैली के जरिए एक व्यक्ति के लिए भी और एक समाज की भी बात करें, तो हम पर्यावरण संरक्षण में अपने रोजमर्रा के जो कामों में बदलाव करें तो एक अपना अतुलनीय योगदान दे सकते हैं। मैं निश्चित मानता हूँ। मुझे लगता है कि सरल जीवन शैली इस बात से नहीं समझानी चाहिए तुम ये मत करो, ये मत करो, बल्कि इस बात से समझानी चाहिए जीवन शैली, यही सरल जीवन लंबा जी सकता है। जो जितनी ज़्यादा निर्भरताओं में जीता है वो उतना कम जिएगा। ये बड़ा सरल इक्वेशन है। मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है,
मैं ज़्यादा जिंदा रहूँगा। जी, तो जिसकी अपनी बहुत ज़्यादा है। आवश्यकताओं को समेट करके और कितना प्रकृति के अनुकूलन अपना जीवन जीते हैं, वही सबसे अच्छा जीवन जिया गया। आप कार्यक्रम में आए और अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।